नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अब दावेदारों को लेकर घमासान मच गया है। खास तौर पर खंडवा सीट को लेकर कांग्रेस में दावेदार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ खंडवा सीट पर अरुण यादव का टिकट तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी के लिए दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि पत्नी को टिकट मिलना पक्का है। अब शेरा किस वजह से इतनी दम के साथ ये दावा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये जंग दोनों ही पार्टियों के लिए समान है, लेकिन बीजेपी में अनुशासन ज्यादा सख्त है, तो दावेदार खुलकर नहीं बोल रहे। पर कांग्रेस में टिकट के दावेदार आमने सामने खड़े हैं। खास बात यह है कि खंडवा सीट के लिए कांग्रेस से दावेदारी करने वालों में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सबसे ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी पत्नी जयश्री सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने तो जैसे अपनी पत्नी के टिकट के लिए तलवार खींच ली है। उन्होंने चैलेंज किया है कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। कांग्रेस से अरुण यादव का नाम तय होने की बात पर शेरा ने कहा, कहां से तय हो गया अरुण यादव का नाम? क्या उन्हें बी फॉर्म मिल गया है? जब आप सुनेंगे तो सिर्फ जयश्री का ही नाम सामने आएगा। कहाँ है नाम तय? कहाँ है? आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया? बी फॉर्म आ गया? अभी कुछ तय नहीं है, चर्चा चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। कल भी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि हो सकते हैं तो बहुत समय लगता है। अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर का ही टिकट होगा, डोंट वरी। कांग्रेस से? हाँ पक्का। आम आदमी की सुनेंगे, आम कार्यकर्ता की सुनेंगे, आखिरी वोटर की सुनेंगे तो उसमें जयश्री सुरेंद्र सिंह का नाम ही आएगा। एक तरफ शेरा टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। साथ ही यादव प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के एक ट्वीट पर उन्हें शुभकामनाएं दे डाली। दरअसल खंडवा में 1 अक्टूबर को चुनाव प्रबंधक कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अरुण यादव के दौरा कार्यक्रम में इन बातों का उल्लेख है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर लिखा है कि शुभकामनाएं अरुण। हालांकि कांग्रेस में टिकट की अंतिम मुहर दिल्ली दरबार से लगाई जाती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने संभावनाओं को जन्म दे दिया है। शायद अब अरुण यादव ही खंडवा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में शेरा की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी खंडवा सीट को लेकर कई दावेदार हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान के अलावा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आया है। देखो, अभी तो मीमांसा का विषय ये है कि कांग्रेस कौन है। कमलनाथ कांग्रेस है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस है कि अरुण यादव कांग्रेस हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कमलनाथ गायब हैं, मैदान में दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या किस हैसियत से वो अरुण यादव को बधाई दे रहे हैं? ये कमलनाथ के लिए चिंता का विषय है। उनकी उम्र भी ढल रही है और इस प्रकार के नासूर उनके आसपास खड़े हो रहे हैं, इसको कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो पद्धति है, निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, वो पद्धति के अनुसार लोग बैठते हैं, निर्णय करते हैं। सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीत सकता है, उस कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। अब दोनों दलों में उम्मीदवारी को लेकर मचा कोहराम बता रहा है कि स्थिति दोनों दलों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में से जो दल दावेदारों को साथ लेगा, उसके लिए हालात बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले देवश्री जी आप ही के पास कि सुरेंद्र सिंह शेरा जब कमलनाथ की सरकार बनती है तो उनको समर्थन देने लगते हैं, गृह मंत्री का पद अपने लिए मांगने लगते हैं
उसके पहले जब वो टिकट मांगते हैं, पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय लड़के चुनाव जीत जाते हैं। बाद में वो बीजेपी के साथ गलवैया करते हैं, बेंगलुरु चले जाते हैं, वहाँ से कांग्रेस के मंत्री उनको लेकर आते हैं। इसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ रहते हैं और पत्नी के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और दम ठोक कर मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्नी को ही टिकट मिलेगा। और पूरी पार्टी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहा, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए कोई बोल रहा है, ना कांग्रेस का कोई नेता कि सुरेंद्र सिंह सेरा की हैसियत कांग्रेस में क्या है और वो किस हैसियत से ये कह रहा है कि मेरी पत्नी को ही टिकट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, वो सुरेंद्र सिंह सेरा शुरू से ही मध्य प्रदेश के नवजोत सिंह सिद्धू हैं। जितने गुण आपने उनको गिनाए, आप देखेंगे कि सिद्धू में वो सारे के सारे मौजूद हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी में रह लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ लिए, वो भी चुनाव लड़ लिए, वो भी चुनाव लड़ लिए। ये भी संकट पैदा करते हैं, वो भी संकट पैदा करते हैं। तो ये जो है वो भी अस्थिर मति के और ये भी अस्थिर मति के। अब इस समय स्थिति यही है कि भाई अभी पार्टी का निर्णय नहीं हुआ है तो कांग्रेस अपने व्यक्ति को तो चुप करा सकती है, निर्दलीय आदमी को कैसे चुप करा सकती है? तो उसके सामने यही समस्या पैदा हो गई है। तो और चुनाव की एन पहले अगर ऐसी बातें होती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को तो दिक्कत होती है, कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज होता है। तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है ही। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पार्टी का कम से कम कोई एक लीडर तो ये कहे कि भाई आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने तो अभी तक जैसे आपने भी कहा कि निर्दलीय को रोक नहीं सकते, लेकिन वो एक बयान तो दे सकते हैं कि पार्टी फोरम पे तय हुआ टिकट किसको मिलेगा और निर्दलीय विधायक हैं वो उनका अपना मत है, ये भी तो बयान दे ही सकते हैं वो कम से कम। देखो मनोज जी, इस समय देश की राजनीतिक हालत इतनी खराब है कि कोई भी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी क्या कैप्टन के बारे में बयान दे दें? वो कहते हैं कि नहीं हमारी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। क्यों? उन्हें पता ही नहीं हो सकता है 2 घंटे बाद वो शामिल हो जाए। शेरा के बारे में कांग्रेस यहाँ क्या बोल दे? कहो जब टिकट डिक्लेयर हो तो शेरा की पत्नी को परिणाम मिल जाए। इतना अराजकता का माहौल राजनीति में है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की हालत बहुत खराब है। उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलें और परिणाम क्या निकल जाए, कौन किस पार्टी में कब शामिल हो जाए, कब कौन किसका प्रत्याशी बन के आ जाए, फिर उनको फेस सेविंग के लिए क्या बोलना पड़े। ये एक संकट और दुविधा जो है भारतीय राजनीति में, खासतौर पर उत्तर भारत में तो इस समय देखने को मिल ही रही है। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अगर शेरा को वाकई में टिकट नहीं देना है या वो करना है तो उसको बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी ये है कि अगर शेरा की पत्नी या शेरा जिस क्षेत्र से विधायक है, निश्चित तौर पर उनका वहाँ प्रभाव होगा तो वो फिर कांग्रेस को नुकसान करेंगे। तो इसलिए वो दोनों की पीठ पर हाथ रख के चल रहे हैं। अब इसमें कितना नफा नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। तो शायद इसलिए वो गृह मंत्री से भी मुलाकात करते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं कि शेरा हमारे दोस्त है, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, यानी वो तेल डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी मैंने आपको यही बात तो कहा ना कि भाई तो 2 दिन पहले तक या 1 हफ्ते पहले तक कैप्टन के बारे में बीजेपी की क्या राय थी, कांग्रेस की क्या राय थी, अब बीजेपी की क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है, नेता क्या बोले, कब क्या बदल जाएगा। यही अब गृह मंत्री ने क्या बोल दिया, हो सकता है चुनाव के पहले जो है शेरा बीजेपी में ही शामिल हो जाए, तब बेचारे बीजेपी वाले क्या बोलेंगे। हो सकता है कांग्रेस का टिकट ही लेके आ जाए उनकी पत्नी, क्योंकि इस समय तो कुछ भी हो सकता है, लेके आ जाएगी तो कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे। तो अभी स्पष्टीकरण क्या दें वो, आप बताइए। उनकी मजबूरी, उनकी व्यथा और वेदना को भी तो हमको समझना चाहिए। ब्रजेश जी, शेरा की वेदना व्यथा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अरुण यादव की वेदना को कैसे समझें? क्योंकि अगर हम देखें कि दिग्विजय सिंह उनको अग्रिम शुभकामनाएं दे देते हैं, बाकायदा ट्विटर हैंडल पे कल का एक बड़ा कार्यक्रम डाला है अरुण यादव ने कि वो किन किन गाँव में दौरा करने वाले हैं, जनसंपर्क करने वाले हैं। उसके साथ ही उन्होंने लिखा शुभकामनाएं अरुण। उसके एक दिन पहले चिट्ठी जो जारी होती है उसमें 2 प्रभारी बनाए जाते हैं, मुकेश नायक और राजकुमार पटेल, जो कि उनके खास हैं दिग्विजय सिंह के। तो ऐसे में ये मान के चलें कि अध्यक्ष जब निर्णय करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष ने तो कह दिया था कि मुझसे तो अरुण यादव ने कहा ही नहीं है कि उनको चुनाव लड़ना है। तब दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से एक संकेत दे दिया कि आप जाओ तैयारी कर लो। तो ये जो 2 ध्रुव हैं, और जो देवश्री जी ने भी कहा है कि सिद्धू हो गए हैं शेरा तो यहाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि चन्नी दूसरी पार्टी के हैं यहाँ। देखिए मनोज जी, शेरा के सिद्धू होने से यहाँ कोई मतलब नहीं निकलने वाला। शेरा निर्दलीय विधायक हैं और वो जब कांग्रेस की पार्टी सरकार बनी थी तो वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और मंत्री बनने की दावेदारी ठोक रहे थे, मंत्री बनने के लिए प्रेशर बना रहे थे।
और जब जैसे ही सरकार गई, भाजपा की सरकार बनी, तो वो भाजपा को समर्थन देते दिखे। तो वो दोनों नाव में सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस के तो बचे नहीं है अभी वो। कांग्रेस इसलिए उनको नाराज नहीं करना चाह रही, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये गुट उन्हें कहीं ना कहीं सह दे रहा है, उनके कंधे पे हाथ रखे हुए, ताकि वो जिसकी दम पर ये बोल रहे हैं कि मैं टिकट लेके आऊंगा। पार्टी के तो बच्चे नहीं है, वो पार्टी में तो शामिल हुए नहीं हैं, निर्दलीय विधायक, लेकिन वो दावा कर रहे हैं एक राष्ट्रवादी पार्टी से जिसके वो रहे हैं और जिसके समर्थक हैं वो, और जिसको समर्थन भी दे चुके हैं, बाद में फिर बदल भी गए हैं। तो उनकी ढुलमुल नीति रही है उसको लेकर। या तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाते तो ताल ठोक के कह सकते थे कि नहीं, मेरी पत्नी को टिकट दीजिए। तो जो डॉक्टर अब वो गोविंद सिंह ने निर्दलीय एक बार उनके लिए टिप्पणी की थी कि शेरा क्या उन शेरा, इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। तो आप देखिए कि शेरा इसके बावजूद भी यदि इतनी दम से कह रहे हैं कि हमने दिखाया है अपने पैकेज में कि टिकट तो जब भी होगा जयश्री को ही मिलेगा, तो अभी कौन सा बी फार्म आ गया है अरुण यादव। और दूसरी तरफ अरुण यादव की गतिविधि हम देखें मनोज जी, तो वो एक तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप उनका स्वागत हो रहा है, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। तो उन पे भी किसी न किसी ने तो कह ही दिया होगा। अरुण यादव इतने बड़े नेता भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उनको तो दिल्ली से भी संकेत मिल गए होंगे। तो और आज दिल्ली गए भी हैं वो। तो निश्चित तौर पर भले ही कोई इस बात के लिए राजी हो कि टिकट किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव को आगे कर दिया हो, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कमलनाथ जी ने शेरा पे हाथ रख दिया हो कि हाँ आप लगे रहिए, हम कोशिश करते हैं एक माहौल बनाने के लिए, या इस वजह से कि नाराज ना करें, शेरा को बाद में मना लें। तो ये फायदा देखकर, लेकिन भाजपा भी शेरा पे हाथ रखे रहना चाहती है कि उनको उचकाया जाती है कि हाँ जोश भरे जा रही है कि टिकट मांगिए, ताकि जो नाराजगी हो उसका फायदा भाजपा उठा सके, बीजेपी को मिल पाए। निश्चित तौर पर यदि ऐसा होगा, शेरा को टिकट नहीं मिलेगा, कटेगा, यदि कांग्रेस उनको नहीं मना पाई, नहीं संतुष्ट कर पाई, तो वो भीतरघात करेंगे और उसका फायदा भाजपा को होगा। रही बात अब भाजपा की, तो भाजपा में भी मनोज जी खेमेबाजी कम नहीं है, भाजपा में भी दावेदार बहुत हैं। कांग्रेस में तो हमें दो ही दावेदार दिख रहे हैं, जिन लोगों के नाम चल रहे थे झूमर सोलंकी का और अन्य का, वो रवि तो जोशी दावे भी से एक बार दावा कर रहे थे बिल्कुल। हाँ, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और कांग्रेस में जो देवश्री माली जी भी कह रहे थे कि निर्णय कौन कर रहा है, उनके खुद के कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं कि कौन निर्णय कर रहा है, तो अभी वहाँ निर्णय करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। अब आप बताइए कि प्रभारी बना दिया आपने, प्रभारी कब बना रहे हो आप? अब अध्यक्ष तब आ रहे हैं, वहाँ प्रचार शुरू हो गया है, प्रचार के कार्यक्रम बनने लगे हैं, और उनका प्रदेश अध्यक्ष अब आएगा जब बूथ स्तर की बैठकें लेगा। और वहाँ जो खुद को दावेदार मान के एक तरह से प्रचार कर रहे हैं अरुण यादव, वो तो सबकी बैठकें ले चुके हैं, मतलब वहाँ चुनावी रणनीति तैयार हो गई है। अब दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा, ये तो कांग्रेस ने ऊपर से तय कर लिया होगा कि अरुण यादव ही हो। और अरुण यादव शेरा से तो ज़्यादा पावरफुल है मनोज जी। अरुण यादव को मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस नाराज करेगी, बल्कि वो शेरा को नाराज कर देगी। यदि वफादारी के मामले में देखो और कांग्रेस से संबंध के मामले में देखो, तो शेरा से तो 20 ही पढ़ते हैं, वो 19 नहीं पढ़ते हैं। तो शेरा मुझे लगता है कि दावे में पिछड़ गए हैं। वो भले ही उनको किसी ने हवा भरी हो, अभी तो कह रहे हो कि वो करें, लेकिन यदि दिग्विजय सिंह ने कह दिया और यदि कमलनाथ जी भी आ जाएंगे, वो एक वैसे ना भी चाहते होंगे अरुण यादव को, यदि दिग्विजय सिंह ने कह दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ भी इस बात को इनकार करें कि इतनी गाड़ी आगे बढ़ गई है तो उसको पीछे धकेलने की। क्योंकि यदि अरुण यादव को नाराज करेंगे तो आपको बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। आपके उनका भाई भी विधायक है, और पंजाब के बाद और मध्य प्रदेश में जिस तरह ओबीसी राग जिस प्रकार से चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, हाई कोर्ट में भी सुनवाई फिलहाल अभी टल गई है, और जब तक उसकी सुनवाई होगी तब तक एक बड़ा नाम है ओबीसी के लिए। अब भाजपा चाह रही है कि वहाँ घमासान होता रहे, उसका फायदा ये ले लें, क्योंकि भाजपा में भी दावेदार नए पे नए पैदा होते जा रहे हैं। पहले से ही दावेदार थे, अब नए दावेदार हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि ट्वीट बार कर रही नंदू भैया के बेटे को लेकर, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि प्रबल दावेदार नंदू भैया के बेटे ही हैं, तो उन पर हमलावर हो गई एक तरह से। हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के लोकल लीडरों को, कि वो किस तरह से नंदू भैया के बेटे पर हमलावर हो रही है, उनके पुराने मामले निकाल रही है, कि हरदा का मामला हो चाहे हवाला कांड का मामला हो। तो निश्चित तौर पर ये जो विरोधाभास हो रहा है, जो हमलावर हो रहे हैं, उससे भाजपा को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, या ये भाजपा के लोग ही करा रहे हैं क्या। तो गुटबाजी दोनों तरफ है मनोज जी, और किसको कौन शांत कर पाएगा इसका फायदा दूसरा दल उठाएगा। यदि आप शांत अपने यहाँ के विरोधी को नहीं कर पाए तो दूसरा दल फायदा उठाएगा। कांग्रेस अपने असंतुष्ट को शांत नहीं कर पाई तो भाजपा फायदा उठाएगी, और भाजपा में जो असंतुष्ट है उनको भाजपा शांत नहीं कर पाई तो कांग्रेस का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल।
देवश्री माली जी, एक और जो हम देख रहे हैं, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक गुट उनको समर्थन दे रहा हो, शेयर दे रहा हो। हमने देखा था चौधरी राकेश सिंह का मामला है कि उनको लग रहा था कि टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन एंड टाइम तक उनको फिर कांग्रेस में 2 गुट हो गए। एक गुट ने धमकी दे दी, लेकिन उनको निपटाना पड़ा, टिकट नहीं मिला, पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा उस सीट पर। फिर हम बात करें कि अजय सिंह को इस्तेमाल, उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया कि विंध्य में उनको प्रभारी बना दिया गया। अजय सिंह की नाराज़गी हुई, बाद में उनको बदल दिया गया। तो कहीं कांग्रेस के अंदर ही कोई एक खेमा ऐसा नहीं जो शेरा का इस्तेमाल कर रहा अपने हिसाब से, और शेरा जो है रिंग मास्टर के इशारे पे सर्कस के शेर बने हुए हैं कि जो रिंग मास्टर ने कहा वो शेरा कर रहा है, और जब रिंग मास्टर इशारा करेगा तब शेरा किसको चबाएगा, क्योंकि शेर की सवारी तो सब कर रहे हैं, उतरने का खतरा भी है। देखिए, ये तो आपको पता ही है, कांग्रेस तो गुटबाजी की प्रयोगशाला है और उसमें मतलब हर नेता अपनी अपनी रिंग लिए घूमता रहता है। जो चाबुक होता है उससे किसी न किसी कांग्रेसी की पीठ पर ही ठोकता है। तो ये तो एक सामान्य बात है कि निश्चित तौर पर उसमें कुछ लोग होंगे, और सज्जन वर्मा तो लगातार अरुण यादव के बारे में भी बोलते रहे, ऐसी बातें करते रहते हैं। बिल्कुल। और सज्जन वर्मा का मतलब तो कमलनाथ ही होते हैं, निश्चित तौर पर। हाँ, लेकिन जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि ये इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है शेरा का, और जो लोग पीठ पे हाथ रखने वाले आदमी हैं उनका उद्देश्य केवल यही है कि थोड़ा सा अरुण यादव के खिलाफ माहौल बने, जिसका लाभ बीजेपी को मिल जाए तो वो हार जाए। लेकिन अपने को ये एक बात समझना पड़ेगी मनोज जी कि जो खंडवा का उपचुनाव है लोकसभा का, वो उपचुनाव में कांग्रेस के पास खोने को वहाँ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीतती है तो उसके बहुत बड़े मायने देशव्यापी राजनीति को जाएंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति को तो जाएंगे, क्योंकि वहां हारने का मतलब ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी का जादू कम हो रहा है। लोकसभा की सीट जब आप हारते हैं तो ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर जीत भी जाएगी तो सिर्फ इतना सा फायदा होगा कि शिवराज सिंह की सरकार का नुकसान होगा, और माना जाएगा कि शिवराज सिंह की सरकार की लोकप्रियता गिर रही है, और कांग्रेस के लोगों का, जो भी लोग हैं, उनका मोरल बूस्ट होगा चुनाव के दृष्टि से, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है 2 साल बाद। लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है ना, बहुत ही मरो करो का चुनाव होगा। हालांकि एक सीट से नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसके तत्काल वाले उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और भी महत्वपूर्ण होता है। तो विपक्ष इसके हार को पूरे देश में भुनाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है, और ये चिंता मुझे लग रहा है पर बीजेपी को होगी भी, इसलिए ही वो फूंक पर पैर रख रही है। और शेरा के पीछे भी जिस तरह से कांग्रेसी हाथ रखे होंगे उस तरह से बीजेपी भी रखे होगी। कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में ही सही, अगर एक और गुट तैयार होता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी उठाना चाहेगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को ये चिंता जरूर करना चाहिए कि इस सीट पर अपने संसाधन जल्दी से जोड़ दे, उम्मीदवार जल्दी घोषित कर दे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इस चुनाव में भी प्रभावी रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ये गलती क्यों कर रही है? अगर आपको शेरा की पत्नी को देना दे दीजिए, अरुण यादव को देना दे दीजिए, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने से भी कम का समय बचा है अब। तो ऐसी स्थिति में जब आपको मैसेज देना हो तो जो कुछ करना जल्दी कर दीजिए। तो उस दृष्टि से तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी जल्दी करना चाहिए। उनके यहाँ जो तीन प्रत्याशी हैं, अर्चना चिटनीस हैं, या कैलाश विजयवर्गीय हैं, या नंदू भैया का बेटा है, इनमें से कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा। वहाँ कांग्रेस के पास, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, कि उनके पास खोने को तो कुछ है ही नहीं। और कांग्रेस में चुनाव ना पार्टी लड़ती है ना संगठन लड़ता है, कांग्रेस में चुनाव लड़ता है व्यक्ति। और अरुण यादव का जो व्यक्तिगत स्थिति वहाँ है, एक विधानसभा में उनका भाई एमएलए है, और वो पहले से सांसद रहे, उनके पिता सांसद रहे। हालांकि वहाँ भी उनके लिए मुसीबतें कम नहीं है, क्योंकि शेरा का भी मामला है, कुछ और भी जो दूसरे गुट हैं वो भी गुट उनके खिलाफ रहते हैं। दूसरा, लोकसभा का जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें भी वो भी उनके खिलाफ गया। उसमें से कुछ क्षेत्र जो उनका परंपरागत जो वोटर बैंक था, बिल्कुल कट गया उसमें से। तो उनके लिए भी कोई आसान नहीं है, लेकिन वहाँ चुनाव एक व्यक्ति को ही लड़ना होता है, बाकी पार्टी तो पीछे रहती है, इसलिए उनकी दिक्कत नहीं। जहाँ पार्टी को चुनाव लड़ना होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है चुनाव, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत जल्दी करनी चाहिए और अपनी पिक्चर क्लियर करके, क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित तो संगठनात्मक पार्टी है। अभी जो स्थिति बनेगी तो वो अपने डैमेज कंट्रोल कर सकेंगे।
कांग्रेस में तो डैमेज कंट्रोल होगा ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो तो जो खिलाफ जिसको रहना है वो आखिरी तक रहेगा। लेकिन बीजेपी में ये काम किया जा सकता है, लेकिन एंड टाइम पर अगर आप नाम घोषित करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं पहले भी अब आपको कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए हार भी महत्वपूर्ण नहीं है और जीत भी महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश श्रीमाली जी, जो जी, खंडवा की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जो देवश्री जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियां बीजेपी के सामने बड़ी हैं, क्योंकि खंडवा ऐसी सीट है कि बीजेपी के कब्जे में लंबे समय रही। नंद कुमार सिंह चौहान एक ही बार वहां से आ रहे थे अरुण यादव से 2009 में। अब अगर बीजेपी अगर उनके बेटे को टिकट दे देती है तो जाहिर सी बात है कि अर्चना चिटनीस से उनकी अदावत छिपी नहीं है, तो वो क्या विरोध कर सकती हैं उनका या समर्थन नहीं करेंगी, उसके अपने मायने होंगे। लेकिन अर्चना चिटनीस की शेरा से प्रतिद्वंदिता भी सबको पता है, और पिछले लोकसभा में अर्चना को काउंटर करने के लिए शेरा ने मोर्चेबंदी की थी और नंदू भैया का परोक्ष रूप से साथ दिया था, और इसीलिए लीड इतनी बड़ी भी थी। अब ऐसी स्थिति में या तो नंदू भैया के बेटे को टिकट मिलता है तो अर्चना चिटनीस का खतरा रहेगा, और अर्चना चिटनीस को टिकट मिलता है तो उनके सामने दोहरे खतरे रहेंगे। एक सुरेंद्र सिंह शेरा का रहेगा अगर उनकी पत्नी को टिकट ना मिला तो, और मिला तो, और दूसरा नंदू भैया के बेटे का। तो ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने कि इससे कैसे उभरेगी वो। देखिए मनोज जी, बीजेपी में जिस तरह हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में क्योंकि आज ही उनके जिला महामंत्री भी भोपाल पहुंच गए थे टिकट की दावेदारी करने। दावेदार बहुत से बीजेपी करते से। हैं, लेकिन मनोज जी भाजपा का एक अपना कार्यशैली है, उसके अनुसार वो टिकट देती है, बाकायदा सर्वे करेगी, सब कुछ करेगी। भाजपा में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो वह अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे, पार्टी सेकेंडरी रहती है, जो श्रीमाली जी भी कह रहे हैं। और यदि हार होती है अरुण यादव की तो उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा कि बार बार वो हार रहे हैं, तो उनको विरोधियों को पार्टी में एक मौका मिल जाएगा कि साहब वो तो लगातार हार रहे हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान होगा, अगली बार उनको मुश्किल हो सकती है। वो सरकार पर आरोप, और शायद उनकी किस्मत अशोक सिंह जैसी भी ना हो कि 3 चुनाव हारने के बाद अपेक्स बैंक में प्रशासक बन जाते हैं, फिर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी बन जाते हैं। जी, तो मनोज जी कांग्रेस में कुछ भी संभव है। और रही बात आप भाजपा की कह रहे हैं कि यदि शेरा का समर्थन जिस तरह से आपने भी कहा कि नंदू भैया ने किया होगा, जो अर्चना चिटनीस की और नंदू भैया की जो अदावत थी उसका यदि फायदा शेरा को मिला है, तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस अरुण यादव को टिकट देगी तो उसका फायदा नंदू भैया को बेटे को मिलेगा। और जो उनको एक जो पहले उनके पिताजी ने जो किया होगा उसका मौका चुकाने का होगा, उनको कर्ज उतारने का एक समय रहेगा। यदि वैसे राजनीति में इस तरह के कर्ज उतारे नहीं जाते, लेकिन एक सहानुभूति रहेगी कि हाँ मुझे नहीं मिला तो उनने जो मेरी मदद की थी मैं उनकी मदद कर दूँ। तो निश्चित तौर पर दूसरी बात यह कि जो हाँ भाजपा के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन वो ऐसी चुनौतियों से पार पा जाती है। हमने देखा दमोह में वो नहीं संभाल पाई थी, या लेकिन रायसेन में हमने देखा सांची में वो संभाल लिया था। तो भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता हूँ, और यदि जैसे श्रीमाली जी कह रहे हैं पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी भाजपा, तो मुझे लगता है कि उनको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि व्यक्ति का विरोध होता है वहाँ पे, और यह पार्टी चुनाव लड़ती है, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह शिवराज जी का चेहरा आगे होगा का, और प्रत्याशी जो भी रहेगा उसका, चाहे वो अर्चना चिटनीस हो, चाहे कृष्ण मुरारी मोघे हो, जो भी हो, हाँ जो भी होगा, लेकिन वो सेकेंडरी रहेगा मनोज जी। पहला फेस नहीं होगा उसका कि उसी के नाम पर वोट मांगे जाएं। वोट मांगे जाएंगे मध्य प्रदेश की सरकार के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, और जो काम किए उसके नाम पर। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उम्मीदवार कोई भी होगा और संगठन में वो काबिलियत है, और सरकार जब रहेगी तो और भी काबिलियत है। जो भी असंतुष्ट होंगे उनको संतुष्ट कर दिया जाएगा। यदि अर्चना चिटनीस को कुछ दे दिया जाए, निगम मंडल में दे दिया जाए, और जो दावेदार हैं कृष्ण मुरारी मोघे से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा वहाँ पे। सिर्फ एक ही आपको नाम आता है कि यदि कोई नुकसान होगा, जो नाराज होंगी तो अर्चना चिटनीस होंगी, जो नुकसान पहुंचा सकती है। और भी विधानसभा चुनाव का, हाँ, और दूसरी बात है कि उनको भी आगे मौका मिलेगा विधानसभा में, और वो एक चुनाव हार चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये देखने की बात होगी। जब वो खुद ही चुनाव नहीं जीत पाई हैं, और यदि शेरा समर्थन करेंगे उनको, भाजपा को यदि भीतरघात करते हैं, भीतरघात क्या, वो तो खुल का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो है ही नहीं है, वो तो खुले हुए हैं, चाहे इधर चले जाएं चाहे उधर चले जाएं, तो उनको रोकने वाला कोई है नहीं है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि उनको रोक ले, या ऐसा कोई लालच भी नहीं दे सकते। जो कुछ दे सकती है भाजपा दे सकती है, जो भी आश्वासन दे सकती है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। टिकट भले ही उनकी पत्नी को नहीं मिले, लेकिन ये चुनाव उनके लिए एक मौका है जिससे वो भी चाहे तो विधानसभा क्षेत्र में काम करा सकते हैं, चाहे तो व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं, चाहे कोई पद ले सकते हैं, सरकार से ओबलाइज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मनोज जी कह सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह शेरा के दोनों हाथ में लड्डू, और संकट बीजेपी और कांग्रेस के सामने बड़ा है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। देवश्री माली जी आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत शुक्रिया।
तो निश्चित तौर पर जो दावेदारी है वो भारी पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी के सामने संकट बड़ा है, केंद्र में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है और 4 में से 2 सीटें पिछली बार उनके पास थी, लोकसभा सीट ये उनके पास थी और रेगांव की विधानसभा, और दोनों विधानसभा जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के पास थी। अगर बीजेपी खंडवा में चुनाव नहीं जीत पाती है, लीड बहुत कम रह जाती है, तो बीजेपी के लिए संकट बड़ा होगा। और जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने कहा है कि कांग्रेस के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अरुण यादव के पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आज़ादी टीवी। नमस्कार।